हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। चूंकि अब आपकी कक्षाएं कोरोना महामारी के कारण यथार्थ में नहीं हो पा रही है कॉलेज में, तो हम आज जो YouTube, व्हाट्सएप आदि विभिन्न तरह की जो संचार की तकनीकी आई है उसके माध्यम से भी हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में BA द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम भेज दिया है। उसमें मैंने प्रथम प्रश्न पत्र की सामग्री भी आपको प्रेषित करनी शुरू कर दी है। आज मैं आपको अपने BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा, जो आपका दूसरा प्रश्न पत्र है, उसकी प्रथम इकाई का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको हिंदी भाषा के बारे में पढ़ना है कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ। तो अपन हिंदी भाषा के जन्म की कहानी विश्व भाषा परिवार में किस प्रकार हिंदी का जन्म हुआ, उस पर मैं आपको ध्यान से एक अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। तो आप उसको बहुत ही ध्यान से सुने और अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आप नोट भी करते जाएं। बाद में मैं आपको व्हाट्सएप पे इसकी सामग्री भी भेज दूंगा, ताकि आप PDF फाइल में इसके नोट्स भी बना सकें और इसमें से प्रश्न उत्तर भी भेजे जाएंगे। तो आप ध्यान से सुने। बात करते हैं अपन भाषा की। सबसे पहले कि भाषा क्या है। भाषा मनुष्य के भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक प्रमुख, सशक्त और समर्थ साधन है। यदि भाषा नहीं होती तो हम अपना संवाद संप्रेषण किस प्रकार कर पाते? हम अपने भावों और विचारों का एक दूसरे तक पहुंचाना, आदान प्रदान करना, वो भाषा के माध्यम से करते हैं। पूरे विश्व में जहां तक भाषाओं की बात करें तो आज पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जिनको भाषा वैज्ञानिकों ने 18 भाषा परिवारों में बांटा है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले इनका एक खंड बनाया गया है, वो है सबसे पहला जो खंड है वो है यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया, दोनों को मिलाकर के शब्द बन गए यूरोप एशिया। इस खंड में यानी यूरोप एशिया यानी यूरेशिया, इस खंड में द्राविड़, भारतीय और भारोपीय, दूसरा नाम है भारोपीय। भारोपीय का मतलब हो गया भारत और यूरोपीय। तीसरा है काकेशी, चौथा है उरुशस्की, पांचवा यूराल अल्ताई और छठा है बास्क, सातवां है चीनी, आठवां अत्युत्तरी या इसका नाम एक हाइपरबोरी भी है, और नौवां है जापानी कोरियाई और 10वां है सामी हामी या इसका एक दूसरा नाम है सेमेटिक हेमेटिक। ये 10 परिवार आते हैं। अर्थात पहला जो खंड है वो यूरेशिया खंड है और इस यूरेशिया खंड में 10 भाषा परिवार है। उसमें जो दूसरा परिवार है भारोपीय परिवार, भारत और यूरोप, इसका मतलब होता है भारत और यूरोप दोनों को मिला करके बना शब्द है वो है भारोपीय। तो हिंदी है हमारा यहां पर है वो हिंदी परिवार इस भारोपीय परिवार में आ जाएगा। दूसरा खंड है अफ्रीका से संबंधित, जिसमें 11 भाषाएं हैं। सूडानी 11वीं भाषा है वो सूडानी अफ्रीकी खंड में आ जाएगी। 10 भाषा परिवार तो आपकी यूरेशिया में आ गए और दूसरा खंड अफ्रीकी खंड, इसमें आपकी सूडानी है, होतेनतोत और बुस्मैनी है और बांटू, ये 3 परिवार आ गए। यानी अफ्रीकी खंड में सूडानी, होतेनतोत, बुस्मैनी और बांटू। फिर चौथा खंड है अगला है प्रशांत महासागरीय खंड, इसमें मलय बहुद्वीपीय, पापुई और ऑस्ट्रेलियन, दक्षिण पूर्व एशियन, ये 4 परिवार आते हैं। पांचवा खंड है वो अमेरिका का, उसमें अमेरिकी परिवार की लगभग 1000 भाषाएं आती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी हिंदी यहाँ पर विश्व भाषा परिवार के जो खंड है उसमें यूरेशिया खंड, और यूरेशिया खंड का जो परिवार है वो है भारोपीय भाषा परिवार। तो हमारी हिंदी विश्व के भाषा परिवार के जो खंड बने हुए हैं उसमें यूरोप एशिया यानी यूरेशिया खंड के भारोपीय परिवार में आती है। इस भारोपीय परिवार में हिंदी के साथ साथ विश्व की श्रेष्ठ भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है, फारसी है, रूसी है आदि
ये भाषाएं भी इसी में सम्मिलित हैं। भारोपीय परिवार की 10 भाषाएं मानी जाती है, जिसमें भारत ईरानी, बाल्टुस्लावी, आर्मीनी, अल्बानी, ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, हित्ती या हिताइट तथा तोखारी। तो भारोपीय परिवार में 10 भाषाएं आती है, जिसमें पहला जो वर्ग है वो है भारत ईरानी। तो स्वाभाविक है, जब भारत नाम आ गया तो यहां हमारा हिंदी का जो संबंध हो गया भारत ईरानी शाखा से। अपने एक बार वापस बैक चलते हैं कि विश्व का जो भाषा परिवार का जो खंड है, यूरेशिया खंड का परिवार है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार में 10 खंड है भाषाओं के, उसमें है सबसे पहले भारत ईरानी। तो हमारी हिंदी का संबंध यहाँ पर भारत ईरानी से हो जाता है। आगे भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनि के आधार पर इन भारोपीय परिवारों को 2 भागों में बांटा है। किस आधार पर? ध्वनि के आधार पर, जिसका नाम है कैंतुम और सतम। जिसका नाम है, पहला है कैंतुम और दूसरा सतम। ये विभाजन प्रोफेसर अस्कोली ने किया था। इन दोनों शब्द यानी कैंतुम और सतम, इनका अर्थ लेटिन भाषा में कैंटुम का अर्थ 100 है और अवेस्ता में सतम, संस्कृत में जिसे शतम कहते हैं, उसका अर्थ भी 100 है। तो इस प्रकार भारोपीय परिवार को कैंटुम और सतम वर्ग के आधार पर बांटा जा सकता है। सतम वर्ग में भी आपकी अलग अलग शाखाएं आ जाएगी। भारत ईरानी, जिसका दूसरा नाम है आर्य भाषा। भारत ईरानी का दूसरा नाम आर्य। बाल्टुस्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी, ये सतम वर्ग में आ जाती है। कैंतुम वर्ग में ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, इसका नाम है ट्यूटानिक भी है, इटालिक, हिटाइट, तोखारी आदि आदि। तो कैंटुम वर्ग में ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, हिटाइट और तोखारी। यहां हमारी हिंदी का संबंध सतम वर्ग की भारत ईरानी या आर्य शाखा से है। हिंदी का संबंध सतम वर्ग की भारत ईरानी, अर्थात दूसरा नाम है आर्य। तो हिंदी का संबंध भारत ईरानी या आर्य शाखा से है। भारत और ईरान के कारण इसको भारत ईरानी कहते हैं और आर्य परिवार के कारण आर्य भाषा कहा जाता है। ईरान शब्द भी आर्यानाम का अपभ्रंश रूप है, यानी ईरान शब्द वो बना है वो आर्यानाम संस्कृत शब्द से बना है। भाषा विज्ञान के प्रमुख विद्वानों के अनुसार पहले मूल स्थान से चलकर भारत ईरानी लोग ऑक्सस घाटी के पास आए और वहां से फिर उनका एक वर्ग ईरान चला गया, दूसरा कश्मीर तथा उसके आसपास और तीसरा भारत। तो इस प्रकार भारत ईरानी की 3 शाखाएं बन गई। ईरानी, दर्द, ये ध्यान रखें आप, दर्द वो नहीं है, दर्द। तो ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषा बन गई। तो इस प्रकार भारत ईरानी की 3 शाखाएं हो गई, ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी शाखा में प्राचीन फारसी है, अवेस्ता, पहलवी फारसी आदि भाषाएं आती हैं और दर्द के अंतर्गत है कश्मीरी, शिना, चित्राली आदि भाषाएं आती है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया है। अब अपन तीसरा जो अपना है वो भारतीय ईरानी, तो इसको आर्य भाषा भी कहते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया है, जिसका वर्णन आगे करेंगे। ईरानी शाखा की अवेस्ता और भारतीय आर्य शाखा की प्राचीन संस्कृत में बहुत गहरा संबंध है। यानी ईरान की एक शाखा है अवेस्ता और भारत की है वो आर्य शाखा की प्राचीन संस्कृत, यानी हमारी प्राचीन संस्कृत और ईरान की अवेस्ता, इन दोनों में बहुत संबंध है। भारत में आर्यों के आने के बाद भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास आरंभ होता है, जिनको 3 कालों में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। अब अपन इसका कालक्रम भी देख लेते हैं। प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। अब अपन बात करेंगे कि प्रत्येक भाषा यानी प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन और आधुनिक, इनमें कौन कौन सी भाषाएं आती है, उनकी भी एक संक्षेप में अपन जानकारी ले लेते हैं। तो प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है, यानी कि सबसे जो प्राचीन आर्य भाषा थी उसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये आप ध्यान रखें। प्रश्न कभी कभी पूछा भी जाता है कि प्राचीन आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं आती है। 2 भाषा का उल्लेख करना है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत 3 भाषाएं आ जाएगी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश।
पाली भाषा के धर्म, प्रदेश, प्रयोग, लेखन आदि के आधार पर अनेक भेद हैं। यानी कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये जो मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रमुख भाषाएं हैं, उसके भी अलग अलग भेद किए गए हैं। उन भेद के आधार है भाषा के धर्म, प्रदेश, प्रयोग, लेखन आदि आधार बना करके इनके अलग अलग नाम दे दिए गए। तो वो प्रमुख नाम है सौरसैनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, केकई, टक, ब्राचड़, खश आदि, ये इनके प्राकृत भाषाओं के भेद है। इसी प्रकार अपभ्रंश, जिसका अर्थ, अपभ्रंश का अर्थ है गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ। भाषा के दृष्टि से देखें तो प्राकृत की तुलना में भी जिस भाषा में ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक परिवर्तन हो गया था, ध्वनियों में और व्याकरण में परिवर्तन होने से इसका नाम हो गया अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, रूप बदल जाना। तो इसलिए इसका नाम पंडितों ने अपभ्रंश रखा। कुछ लोग इसको अवहट भी कहते हैं। अपभ्रंश का दूसरा नाम अवहट भी है, अ व ह आधा ट और ठ, अवहट। अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। जो अपभ्रंश भाषा है वो प्राचीन, उसके ऊपर की भाषा थी सबसे पहले प्राचीन, और उसके बाद की जो आधुनिक आर्य भाषा, इनके बीच की एक कड़ी है। और इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से ही हमारी आज की जो विभिन्न भाषाएं हैं उनका जन्म हुआ। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से हुआ है, और उसके बाद में वो अलग अलग आज जो भाषाएं अपन बोल रहे हैं आधुनिक भाषाएं, उनका जन्म हुआ। तो ये आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म है वो अपभ्रंश के अलग अलग रूपों से हुआ है, जिनका अपन उल्लेख पहले कर चुके हैं, जैसे सौरसैनी, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, केकई, टक, ब्राचड़, खस आदि। तो ये कि ये भाषाएं अपभ्रंश में भी है। यही भाषाएं बदल करके जो प्राकृत में जिनके भेद थे वो के वो भेद है, उनका नाम वही है। तो अपन बात कर लेंगे अपभ्रंश की। अब अपन आधुनिक भाषाओं का, उपभाषाओं का भी उल्लेख इसमें कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अपभ्रंश आती है वो है सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये 4 भाषाएं आती है। तो हमारी पश्चिमी हिंदी, हम जो आज जो भाषाएं बोल रहे हैं वो पश्चिमी हिंदी में आती है, और इसका जन्म है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। परीक्षा में सवाल आता है कि हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ, उत्तर हो जाएगा सौरसैनी अपभ्रंश। इसके अलावा अपनी राजस्थानी, जिसकी लिपि भी देवनागरी है, और गुजराती और पहाड़ी में अलग अलग अपन चर्चा करेंगे कि पहाड़ी में कुमाऊनी वगैरह है। इधर नेपाल, वहाँ का जो क्षेत्र है, जैसे नेपाल है, तो नेपाल की भाषा भी अपनी देवनागरी लिपि की तरह ही है, अपन उसको समझ सकते हैं, हिंदी की तरह ही है, अक्सर वो के वो है। तो ये 4 भाषाएं इसमें आ जाएगी सौरसैनी में, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। दूसरा रूप है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया, ये 4 भाषाएं और बोलियां, इनका जन्म या इनकी उत्पत्ति, इनका विकास किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं या बोलियां भी कह सकते हैं, वो है बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश का तीसरा रूप है अर्धमागधी अपभ्रंश। इस अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। पूर्वी हिंदी में भी कितनी भाषाएं आती है उसकी भी चर्चा अपन आगे करेंगे। संक्षेप में मैं बता देता हूं कि पूर्वी हिंदी में आपके अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी भाषा में बहुत बड़ी रचना है तुलसीदास की रामचरितमानस। आगे अपन इसका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे जब अपन पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी बोलियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। चौथा जो अपभ्रंश का रूप है वो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसमें मराठी भाषा की, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि है, अपन उसको पढ़ सकते हैं आराम से। ब्राचड़, 5वां जो रूप है अपभ्रंश का वो है ब्राचड़। ब्राचड़ अपभ्रंश से जो भाषा विकसित हुई आधुनिक वो है सिंधी भाषा। सिंधी भाषा अपने अजमेर क्षेत्र में बोलते हैं, इधर पंजाब में है, पाकिस्तान से सटा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ के लोग भी सिंधी भाषा बोलते हैं। और सिंधी में अपने आकाशवाणी से समाचार भी आता है, तो भारत में राजस्थान में भी सिंधी बोलने वाले काफी लोग हैं। छठा अपभ्रंश भाषा का जो रूप है वो है टक। टक से पंजाबी का जन्म हुआ। 7वां रूप है अपभ्रंश का वो है केकय, इससे लहंदा जो पंजाब के क्षेत्र में बोली जाती है। और 8वां रूप है वो खस।
खस से पहाड़ी भाषा का जन्म हुआ। तो इस प्रकार हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के स्वरसेनी, मागधी तथा अर्धमागधी रूपों से हुआ है। ध्यान रखें, हिंदी भाषा का उद्भव यानी हिंदी की जो भाषाएं हैं, हिंदी वर्ग में जो आती हैं उपभाषाएं, वो अपभ्रंश के 3 रूपों से, पहला रूप है स्वरसेनी, दूसरा मागधी और तीसरा अर्धमागधी। तो आर्य भाषाओं के तीसरे वर्ग आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत सिंधी, लहंदा, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमिया, उड़िया, सिंहली और जिप्सी भाषाएं आती है। और आज जो हिंदी भाषा हमारे देश में बोली जाती है उसको 5 उपभाषाओं में बांटा गया है, जिनके नाम हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो इस प्रकार हिंदी के जो उपभाषाओं के जो रूप हैं वो 5 हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। तो विद्यार्थियों, आज मैं संक्षेप में हिंदी के विश्व भाषा परिवार के अंतर्गत हमारी हिंदी का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में एक संक्षेप में आपके सामने व्याख्यान रखा, जिसमें मैं एक बार वापस आपको थोड़ा सा हल्का सा एक बार इसको रिपीट कर देता हूं, ताकि एक बार वापस समझ जाए कि विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है वो 18 परिवार हैं उनके, और उसमें सबसे बड़ा जो खंड है वो है यूरेशिया खंड है। यूरेशिया खंड में 2 आपके कह सकते हैं महाद्वीप, यूरोप और एशिया, 2 बड़े महाद्वीप है विश्व के। तो यूरेशिया खंड में यूरोप और एशिया की भाषाएं आ जाती है, और इसमें भी अलग अलग खंड बनाए गए हैं। उसमें है भारतीय खंड जो यूरेशिया का ही है, भारतीय का मतलब हो गया भारत और यूरोप। तो भारत और यूरोप की जो जितनी भी भाषाएं हैं वो सब यूरेशिया खंड में आ जाती है। और उसके बाद में भारतीय परिवार की मैंने बताया कि 10 भाषाएं हैं, उसमें है भारत ईरानी सबसे प्रमुख है। भारत ईरानी को भी दोनों के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, वो आपके हो गए केंतुम और सतम। और सप्तम वर्ग में आपकी भारत ईरानी, जिसका दूसरा नाम है आर्य भाषा, वो आ जाती है। तो हिंदी का संबंध भारत ईरानी की आर्य शाखा। और उसके बाद में हमने देखा था कि आर्य भाषा है वो 3 कालों में बांटा गया उनको, जिनके नाम है प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है, और मध्यकालीन आर्य भाषा में आपके पाली, पाली के बाद में प्राकृत और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आती है। और फिर अपभ्रंश जिसके विभिन्न रूप हैं उसकी अपने चर्चा कर ली है। विभिन्न अपभ्रंश के रूपों से वो आधुनिक भारत की भाषाएं और बोलियां बनी हैं। तो इस प्रकार ये आपके लिए नया विषय है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में और अच्छी तरह से समझाने की मैंने कोशिश की है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसके नोट्स आपको PDF में भेजूंगा, और घर पर आप इसको वापस पढ़ेंगे और इस वीडियो को सुने ध्यान से 2-3 बार, तो आपको याद हो जाएगा। और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक आप इसका फायदा उठाएं। ये आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। धन्यवाद।